Hello and welcome students. In this video we will study CG Board Class 10 Social Science Chapter 8 Between the Two World Wars, the Russian Revolution and the Great Depression. सो स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में ना इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। अगर आप अपने ओवरऑल एसएसटी का बुक देख रहे हो तो उसमें ये चैप्टर 8 है और अगर हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाओगे तो उसका चैप्टर ये सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है एक्सरसाइज में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हु स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म इन टर्की। तो टर्की में डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म जो है उसको स्टैब्लिश करने का क्रेडिट है मुस्तफ़ा केमाल आतातुर्क को। तो आप अपने आंसर में इनका नेम लिखेंगे। नेक्स्ट दिया है हु एंडेड सर्फडॉम ऑफ पीसेंट्स इन रशिया एंड इन विच ईयर। तो ईयर भी मेंशन करना है एंड नेम भी मेंशन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज़ार निकोलास II एंडेड सर्फडॉम इन रशिया इन 1861। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लोग गूगल में चेक करोगे और उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा सार अलेक्जेंडर II का, तो आप ये वहाँ पे कंफ्यूज मत होना या फिर मेरे से कमेंट्स में फिर आप पूछने लगोगे, इसलिए मैं पहले क्लियर कर दे रही हूँ कि आपके बुक के अकॉर्डिंग ये ज़ार निकोलास II है, तो आप आंसर में ज़ार निकोलास II ही लिखेंगे। नेक्स्ट है हु लेड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रशिया, द कैपिटलिस्ट और आर्टिसंस और द गवर्नमेंट। तो इन तीनों में से एक आपको नेम बताना है कि किसने इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किया था रशिया में। तो आंसर है इसका द गवर्नमेंट लेड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रशिया। देन हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन whose interest did Duma established after 1905 represent। इसका आंसर होगा the Duma represented the interest of the upper classes including the nobility and the wealthy। यहाँ पे अपर क्लास का ही बस यहाँ पे हुआ था ना, इनके वजह से वो स्टैब्लिश है, उनके इंटरेस्ट को ये लोग फॉलो कर रहे थे। तो आंसर आपका अपर क्लास का रहेगा जिसमें कि नोबिलिटी एंड वेल्दी जो पीपल थे वो आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द पीसेंट्स वर्कर्स एंड सोल्जर्स ऑफ रशिया इन 1917। तो 1970 में जो पीसेंट्स वर्कर्स और सोल्जर्स हैं रशिया के, उनके क्या क्या डिमांड्स थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द डिमांड वॉज फॉर पीस, पीस यानी कि एंड ऑफ वॉर। देन लैंड, लैंड यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो था लैंड का ना वो सही से नहीं था तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करे अमंग द पीसेंट्स। एंड इनका एक और डिमांड था ब्रेड, मतलब कि इनको इम्प्रूव लिविंग कंडीशन और फूड सप्लाई चाहिए था। तो ये 3 डिमांड्स थे वहाँ पे पीसेंट्स वर्कर्स और सोल्जर्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपका व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ लेनिन्स डिक्री ऑन लैंड। सो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे लेनिन्स डिक्री ऑन लैंड अबॉलिश्ड प्राइवेट लैंड ओनरशिप, ट्रांसफरिंग लैंड टू द पीसेंट्स एंड डिक्लेयरिंग लैंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। वो क्या किया कि जो लैंड ओनरशिप है उसको वो यहाँ पे चेंज कर देता है, लैंड्स को ट्रांसफ़र कर देता है पीसेंट्स को और डिक्लेयर करता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो पीपल का है। अब यहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट वर द मेन चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ रशियन पीसेंट्स बिटवीन 1861 एंड 1940। तो यहाँ से यहाँ तक इस डेट में ना पूरा क्या सारे चेंजेस आए रशियन पीसेंट्स के कंडीशन में वो आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिटवीन 1861 एंड 1940 रशियन पीसेंट्स सॉ सिग्निफिकेंट चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस आए तो उनमें से क्या क्या है, जैसे कि 1861 में क्या हुआ था, दे बिकेम पर्सनली फ्री बट हैड टू मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द लैंड दे रिसीव्ड। यानी कि उनको लैंड तो मिल गया लेकिन जो लैंड मिला था अब उसके लिए उन लोग को गवर्नमेंट को पेमेंट देना पड़ता था। एंड 1917 में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है इस लैंड को वेल्दी पीपल से लेकर के पीसेंट्स को, और इसके वजह से क्या होता है कि उनको और ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है इस लैंड पे। Now, however, in the late 1920s and 1930s during Stalin's rule, farms were combined into large state-run farms, taking away their land and independence। तो जब स्टालिन्स रूल आया तो उसके वजह से क्या होता है कि ये जो भी सारे इनके पास फार्म्स थे उन सबको यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया और जो इनका इंडिपेंडेंस था वो ख़त्म हो गया। एंड दिस लेड टू वाइड स्प्रेड सफरिंग इंक्लूडिंग फेमाइन एज द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। क्योंकि अब जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा था उन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था, ना कि पीसेंट्स का। इसके वजह से बहुत सारे सफरिंग्स देखने के लिए मिले पीसेंट्स को और इवन फेमाइन भी उनको फेस करना पड़ा। एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे फूड का स्कार्सिटी आ गया था। एंड दिस शिफ्ट ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड रूरल लाइफ ऑफन मेकिंग कंडीशन हार्डर फॉर द पीसेंट्स। एंड इसके वजह से क्या होता है कि जो पीसेंट्स हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, उनका लिविंग कंडीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन वाई डिड डूमा फेल टू एमर्ज अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, एनालाइज द रीज़न। तो डूमा जो है वो यहाँ पे एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बन पाया,
ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये इसलिए फेल हो गया था क्योंकि जो ज़ार थे वो क्या किए, लिमिटेड पावर दिए थे डूमा को, और उसमें भी वो लोग जब चाहे तब वो पावर जो है वो कम्प्लीटली शट डाउन कर सकते थे। एंड नाउ इट फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम बोथ मोनार्ची एंड द रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स। ये जो डूमा न्यू स्टैब्लिश हुआ था उसको दोनों साइड से ही रेजिस्टेंस फेस करना पड़े, यानी कि मोनार्ची साइड से भी जो कि ये ज़ार का था, एंड दूसरा रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो थे उनके साइड से भी। द ज़ार्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड अनविलिंगनेस टू मेक रियल चेंजेस मेड इट हार्ड फॉर डूमा टू वर्क इफेक्टिवली और रिप्रेजेंट द पीपल्स नीड। तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़ार का डायरेक्ट कंट्रोल है अभी भी सब चीज़ों के ऊपर, इसलिए डूमा जो है वो इफेक्टिवली यहाँ पे वर्क नहीं कर पाया और जो भी लोगों के नीड थे उनको वो फुलफिल नहीं कर पाया, एंड देयरफॉर वो यहाँ पे एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द मेन स्टेप्स टेकन बाय रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ रशिया इमीडिएटली आफ्टर द रेवोल्यूशन इन 1917। तो 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके जस्ट बाद, अगर आपको याद होगा लेसन में 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, इसके जस्ट बाद में क्या सारे यहाँ पे स्टेप्स लिए गए थे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग मेन स्टेप्स टेकन बाय द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ रशिया इमीडिएटली आफ्टर रेवोल्यूशन इन 1917 वर। यहाँ पे देखना आप, ये पॉइंट्स हैं, अगर शॉर्ट में आंसर लिखना है तो हम लोग सिर्फ पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, और अगर थोड़ा डिटेल में आता है तो उन पॉइंट्स को डील भी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे उनसे लैंड को लेकर के उनको पीसेंट्स को दे दिया गया। नेक्स्ट था पीस एफर्ट। तो पीस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो रशिया का इन्वॉल्वमेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसको एंड कर देते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्री कंट्रोल। सो दे टुक ओवर फैक्ट्रीज एंड बैंक्स प्लेसिंग देम अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो जो भी फैक्ट्रीज और बैंक्स थे उनको वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले आते हैं। एंड लास्ट है अबॉलिशिंग क्लास प्रिविलेज, यानी कि जो भी प्रिविलेज दिया जाता था ना नोबिलिटी और जो अपर क्लास वाले जो पीपल थे उनको, तो इस चीज़ को यहाँ पे वापस कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, एंड इक्वालिटी जो है वो मेंटेन हो पाए सारे सिटीजन्स में, वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड यही सारे जो एक्शन हैं वो उनका एम जो था वो था टू रीडिस्ट्रीब्यूट पावर एंड रिसोर्सेज टू द वर्कर्स एंड पीसेंट्स। जो भी वर्कर्स हैं और जो पीसेंट्स हैं वहाँ पे उनको जो पावर और रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से मिल पाए, तो उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, ये इसका मेन एम रहता है इन सारे स्टेप्स का। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड रशिया मोबिलाइज द कैपिटल नीडेड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो कैपिटल नीडेड था वो सब रशिया कैसे मोबिलाइज करता है। यहाँ पे मैं 2 आंसर्स लिखी हूँ, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, तो आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर जो है वो यूज़ करना है। पहले शॉर्ट आंसर बताती हूँ, रशिया मोबिलाइज्ड कैपिटल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू स्टेट लेड इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग स्टेट कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड हैवी टैक्सेशन। द गवर्नमेंट प्लेड अ सेंट्रल रोल इन प्लानिंग एंड फंडिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। ये आपका शॉर्ट वाला आंसर हो जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन आपको लॉन्ग में लिखने के लिए आता है तो फिर लॉन्ग में ये आंसर लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। वही सेम इसके अंदर भी है, लेकिन बस उसको पॉइंट्स में लिख करके थोड़ा सा एलैबोरेट कर दी हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है, रशिया गवर्नमेंट मोबिलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू, क्या क्या पॉइंट्स थे, गवर्नमेंट कंट्रोल, जो भी ऊपर भी देखे हम लोग। तो गवर्नमेंट कंट्रोल में क्या लिखेंगे, द रशियन गवर्नमेंट टुक कंट्रोल ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज टू लेट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एफर्ट। उसके बाद दिया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लड़नी लीड है। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में रशिया अट्रैक्टेड मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज टू हेल्प फंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। अपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने के लिए रशिया जो है वो अदर कंट्रीज से यहाँ पे मनी जो है वो लेता है। देन हैवी टैक्सेस। सो द गवर्नमेंट रेज्ड मनी बाय हेविली टैक्सिंग ऑन पीपल, लोगों के ऊपर टैक्स जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टेट लेड प्लानिंग। द गवर्नमेंट प्लान्ड एंड फंडेड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली। तो गवर्नमेंट बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली खुद से ही वहाँ पे वो फंडिंग दे रहे थे। वही सारे हम लोग यहाँ भी लिखे कि स्टेट कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड हैवी टैक्सेशन, तो वही है हैवी टैक्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी। और यहाँ पे एक और आपको पॉइंट दिखेगा, ये स्टेट लेड इनिशिएटिव्स जो दिया है, स्टेट लेड इनिशिएटिव्स, तो वही यहाँ पे है आपका स्टेट लेड प्लानिंग। तो ये सारा कुछ ये सेम वही आंसर है, बस उसको थोड़ा सा एनहांस करके डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन रशिया बिटवीन 1905 एंड 1940। तो यहाँ पे रशिया में जो भी सारा डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से डेवलप हुआ उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे हम लोग लेसन अगर आप पढ़ कर आए हो तो फिर आपको पता होगा कि इस टाइम पे जो डेमोक्रेसी है वो डेवलप नहीं हुआ था, बल्कि वो फेल हो गया था और ज़्यादा।
तो उसी को ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो बिटवीन 1905 एंड 1940 डेमोक्रेसी इन रशिया फेल टू डेवलप। अब क्यों फेल हो गया? सो आफ्टर 1905 रेवोल्यूशन जार निकोलास टू इंट्रोड्यूस डूमा, इनका इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन क्या किया था वो, जो पावर्स थे वो खुद रख लिया था। सो डेमोक्रेसी आया तो था लेकिन कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं था, वो सिर्फ एक नाम भर का है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन वो था नहीं ऐसे। फिर 1917 में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, वो जार वाला जो यहाँ पे गवर्नमेंट था उसको कम्प्लीटली ओवरथ्रू कर दिया और एक नया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म हुआ। और ये जो है वो वन पार्टी स्टेट जो था वो था, और इसके वजह से जो रियल डेमोक्रेटिक फ्रीडम है वो लोगों को नहीं मिला। उसके बाद 1940 में स्टालिन्स रूल आया था एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वो कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया था। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई भी स्पेस नहीं बचा था रशिया में, तो इसीलिए 1905 से 1940 तक डेमोक्रेसी जो है वो तो फेल हो गया था पूरा का पूरा। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज डिक्लाइन ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन, व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन इंडस्ट्रीज? सो द प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज डिक्लाइन ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन एंड रिड्यूस्ड कंज्यूमर डिमांड। प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो गया था और डिमांड जो है वो कम हो गया था, इसके वजह से डिप्रेशन देखने के लिए मिला यहाँ पे। नेक्स्ट है, दिस लेड टू, अब इम्पैक्ट पूछा है ना, क्या इम्पैक्ट पड़ा? सो दिस लेड टू फॉलिंग ऑफ प्रॉफिट्स फॉर इंडस्ट्रीज, वाइड स्प्रेड बैंक्रप्टीज एंड सिग्निफिकेंट जॉब लॉसेस, वर्सनिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके वजह से इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफिट जो है वो फॉल हो गया, बैंक्रप्टीज बढ़ गए यहाँ पे, और जॉब जो है वो लॉस हुआ बहुत सारे लोगों का, और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो और ज़्यादा वर्सन हो गए। नेक्स्ट है, डिड द ग्रेट डिप्रेशन हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन पीसेंट्स एंड वर्कर्स? क्या पीसेंट्स एंड वर्कर्स सबके ऊपर ग्रेट डिप्रेशन का सेम इम्पैक्ट पड़ा था? तो यहाँ पे ये है कि पीसेंट्स और वर्कर्स दोनों ही सीवियरली अफेक्ट हुए थे, बट डिफरेंट तरीके से। जो वर्कर्स हैं वो क्या फेस किए, मास अनएम्प्लॉयमेंट और वेजेस कट, मतलब उनको सही से पेमेंट नहीं मिलता था और अनएम्प्लॉयड भी हो गए थे। तो मास अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। वहीं पे जो पीसेंट्स हैं उनको क्या फेस करना पड़ा, तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर गए और इसके वजह से उनका इनकम जो है वो रिड्यूस हो गया और डेप्थ जो है वो बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। वाई डिड द अमेरिकन डिप्रेशन ऑफ 1929 इम्पैक्ट द होल वर्ल्ड? 1929 में जो अमेरिकन डिप्रेशन हुआ था वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को क्यों अफेक्ट किया? सो द अमेरिकन डिप्रेशन इम्पैक्टेड द होल वर्ल्ड ड्यू टू द ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जो भी कंट्रीज़ है ना वर्ल्ड में, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं इकोनॉमिक्स के फॉर्म में। अपने जो भी उनका जो भी इकोनॉमिक का चीज़ चल रहा है ना, इकोनॉमिकली जो भी है, फाइनेंस के बेसिस पे सारे ही कंट्रीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। द यूएस वॉज अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर एंड क्रेडिटर नेशन। तो यहाँ पे जो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अमेरिका की बात हो रही है, वो यहाँ पे एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। अब ट्रेड क्या हो रहा है, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो यूएस है वो यहाँ पे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है और क्रेडिटर भी है। सो इसके वजह से ही अगर इकोनॉमिक कोलैप्स आता है अमेरिका में, तो इसके वजह से पूरे के पूरे ग्लोबली सभी ट्रेड्स को इसका जो अफेक्ट है वो पड़ेगा ही, और क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है वो देखने के लिए मिलेगा ही पूरे वर्ल्ड में। तो यही रीज़न था यहाँ पे। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द रोल ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन ब्रिटेन एंड द यूएसए? ये भी यहाँ पे देखोगे, इन द रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन बोथ ब्रिटेन एंड यूएसए एक्सपैंडेड देयर रोल्स एज वेलफेयर स्टेट्स। तो यहाँ पे जैसे ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसके रिस्पॉन्स में ब्रिटेन और यूएसए दोनों ही अपने वेलफेयर स्टेट्स को क्या करते हैं, वहाँ पे मतलब एक्सपैंड करते हैं अपना रोल। और दे इंट्रोड्यूस्ड सोशल सेफ्टी नेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक रिकवरी। तो अपनी कंट्री में इकोनॉमिकली कंट्री को रिकवर कर पाएँ उसके लिए वो लोग बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक सोशल सेफ्टी नेट्स दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स। और इन द यूएसए द न्यू डील इंक्लूडेड एक्सटेंसिव सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं आपके इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन join the telegram link given in description, and you may ask your doubts in the comment box. Thanks again.